Today we will discuss about stroke, cerebral vascular accident or cerebral hemorrhage. First of all, introduction of stroke. A stroke is a serious medical disorder. Stroke एक medical disorder है that occurs when the blood supply to part of the brain is cut off और ये ब्रेन में ब्लड फ्लो स्टॉप होने की वजह से होता है। मीन्स कि जब ब्रेन में ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है, उसकी वजह से स्ट्रोक होता है। लाइक अदर ऑर्गन्स इन अ बॉडी, जैसे कि बॉडी के अदर ऑर्गन्स में brain also needs the oxygen and nutrients provided by blood to function properly। जैसे बॉडी के अदर ऑर्गन को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ब्लड के थ्रू सप्लाई किया जाता है। उसी प्रकार ब्रेन को भी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। इफ़ द सप्लाई ऑफ ब्लड इज स्टॉप्ड, अगर ब्लड की सप्लाई स्टॉप हो जाती है, ब्रेन सेल्स बिगिन टू डाई, ब्रेन की सेल्स जो रहती है वो डाई होना स्टार्ट कर देती है। दिस कैन लीड टू ब्रेन डैमेज, इसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है एंड पॉसिबली डेथ, और डेथ हो सकती है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रोक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रोक। A stroke is an infraction death of a specific portion of a brain। इसमें ब्रेन के स्पेसिफिक पोर्शन की डेथ हो जाती है ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्रेन के स्पेसिफिक पोर्शन की डेथ हो जाती है। दैट रिजल्ट टू न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, और जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होती है, और लॉस ऑफ अ ब्रेन फंक्शन, और ब्रेन के फंक्शन जो रहते हैं उनका भी लॉस हो जाता है। टोटल मीनिंग ये हो जाएगा स्ट्रोक का कि इसमें ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो ब्रेन सेल्स रहती है वो डाई होना स्टार्ट कर देती है, और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो रहता है डेफिसिट हो जाता है, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेज ऑफ स्ट्रोक और सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट मीन CVA। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल्स है। थ्रोम्बोसिस की वजह से स्ट्रोक हो सकता है। अगर हमारे ब्रेन और नेक की ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉट है तो उसकी वजह से CVA हो सकता है। सेकेंड वन इज द सेरेब्रल एम्बोलिज्म, द कंडीशन इन विच एन एम्बोलस बिकम्स लॉस्ट इन एन आर्टरी एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। एम्बोलस की वजह से ब्लड फ्लो में जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसे सेरेब्रल एम्बोलिज्म कहते हैं। सेरेब्रल एम्बोलिज्म की वजह से CVA हो सकता है। इस्चेमिया, लो ब्लड सप्लाई इन एनी पार्ट ऑफ ब्रेन। इस्चेमिया का मतलब होता है कि लो ब्लड सप्लाई होना। लो ब्लड सप्लाई की वजह से CVA हो सकता है। वैस्कुलर कंप्रेशन, वेन में अगर कंप्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से CVA हो सकता है। एट्रियल स्पाज्म, आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन, अगर आर्टरी में स्पाज्म हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है। दीज आर द कॉजेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट मीन CVA। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिस्क फैक्टर्स फॉर CVA। फर्स्ट इज द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जिन पेशेंट को रहता है उन्हें रिस्क रहता है स्ट्रोक और CVA होने का। हार्ट डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का प्लेक बन जाता है, उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटिस कैन लीड स्ट्रोक। सिगरेट स्मोकिंग, इमोशनल स्ट्रेस, कैरोटिड, रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर, डिसलिपिडेमिया मतलब कि एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में जब प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। प्रीवियस ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक, अगर पेशेंट को पहले इस्चेमिक अटैक आए थे तो उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकते हैं। एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओबेसिटी कैन लीड स्ट्रोक और CVA। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फैमिलियर हिस्ट्री, फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर कोई पर्सन फिजिकली इनएक्टिव है तो उसे भी स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक और CVA। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इन केस ऑफ CVA। द एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ अ पासेज और ओपनिंग, मीन्स जो हमारे पासेज रहते हैं और ओपनिंग रहते हैं उनका नैरो हो जाने की वजह से नैरो हो जाते हैं स्ट्रोक की वजह से। सच जैसे ब्लड वेसल्स और हार्ट वॉल, जैसे ब्लड वेसल्स हो गए, हार्ट की वॉल हो गई, स्टेनोसिस ऑफ ग्रेट ब्लड वेसल्स इन नेक, नेक की जो ब्लड वेसल्स रहती है उसमें स्टेनोसिस हो जाता है। स्टेनोसिस का मीनिंग होता है कि नैरो हो जाता है। पैरालाइसिस, मसल वीकनेस दैट वेरीज इन इट, मसल वीक हो जाती है। हेमीप्लेजिया, पैरालाइसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी। हेमीप्लेजिया का मतलब होता है कि बॉडी का वन साइड पैरालाइसिस हो जाता है। इट इज कॉज्ड बाय डिजीज अफेक्टिंग द अपोजिट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, और इसमें ब्रेन का जो पार्ट अफेक्ट होता है उसका अपोजिट
साइड का जो बॉडी पार्ट रहता है वो अफेक्ट होता है, मीन्स उसमें पैरालिसिस होता है। ट्रांजिएंट लॉस ऑफ स्पीच, स्पीच का भी लॉस हो सकता है। पैरेस्थेशिया, स्पॉन्टेनियस अकरिंग एबनॉर्मल टिंगलिंग एंड प्रिकिंग सेंसेशन, पिंस एंड नीडल सेंसेशन। पैरेस्थेशिया होगा, पैरेस्थेशिया का मतलब होता है कि टिंगलिंग सेंसेशन होना, मीन्स झुंझुनी चढ़ जाती है जिसे कहते हैं। प्रिकिंग सेंसेशन होगा। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? हेडेक होगा, सीजर होगा, रेटिनल हेमरेज होगा, वर्टिगो हो सकता है, मीन्स सिर चकराना, फीवर, डिसओरिएंटेशन, वो ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं पाएगा, वीकनेस, रिफ्लेक्स चेंजेस, और जो बॉडी के रिफ्लेक्स रहेंगे उनमें चेंजेस देखने को मिलेगा। डिप्रेशन, वॉमिटिंग, नोज ब्लीडिंग जिसे हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। मोटर एंड सेंसरी फंक्शन जो रहेंगे वो उनमें डिस्टर्बेंसेस होंगे। नकल रिजिडिटी, मीन्स कि हमारा जो नकल रिजिडिटी होगा, इसमें नेक स्टीफनेस होगी। कंफ्यूजन होगा, मेमोरी इम्पेयरमेंट, लैंग्वेज डिसऑर्डर, इम्प्रॉपर सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटीज, नंबनेस देखने को मिलेगी। नंबनेस का मीनिंग होता है कि सुन्न हो जाता है। दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स इन केस ऑफ स्ट्रोक और सीबीए। स्पेसिफिक डेफिसिट आफ्टर सीबीए, सीबीए का मीनिंग होता है सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट। सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट होने के बाद कौन कौन सी स्पेसिफिक डेफिसिट होती है अब हम देखेंगे। हेमीप्लीजिया, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, बॉडी का वन साइड पैरालाइसिस हो जाता है। एफेजिया, डिफेक्ट इन यूजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज, इसमें पेशेंट लैंग्वेज के लिए जिन सिंबल्स का यूज़ करता है उनको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता, उनमें डिफेक्ट आ जाते हैं। एनोशिया, अनेबल टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट, सीबीए का पेशेंट ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता अच्छे से। एप्रेक्सिया, इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ क्लाइंट कैन मूव द अफेक्टेड पार्ट बट कांट यूज इट, कैन नॉट यूज इट फॉर स्पेसिफिक पर्पसफुल एक्शन। इसमें पेशेंट जो अफेक्टेड पार्ट रहता है उसको मूव कर सकता है लेकिन उसका किसी एक्शन के लिए उपयोग नहीं कर सकता है। काइनेस्थेशिया, अल्टरेशन इन सेंसेशन, सेंसेशन में अल्टरेशन होगा। इनकॉन्टिनेंस, इनएबिलिटी टू कंट्रोल द ब्लैडर एंड बॉबल फंक्शन। इनकॉन्टिनेंस का मीनिंग होता है कि वो जो ब्लैडर और बॉबल फंक्शन रहेंगे उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। Now we will discuss about pathophysiology of CBA due to causes, for example thrombosis, embolism, partial or complete obstruction in the cerebral blood flow। थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म की वजह से ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इस्चेमिया, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इस्चेमिया होगा। इस्चेमिया का मीनिंग होता है कि ब्लड फ्लो जो रहेगा जितना हमारे ब्रेन को चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्रोसिस इन अफेक्टेड पार्ट ऑफ ब्रेन, और फिर इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा ब्रेन की सेल्स में जिसे नेक्रोसिस कहते हैं। ब्रेन सेल टिश्यू डिसफंक्शन, और हमारी जो ब्रेन की सेल्स रहेंगी वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलेगा। मीन्स इसमें पैथोफिजियोलॉजी में थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म की वजह से ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जब ब्लड फ्लो सही से नहीं होगा तो जो टिश्यू रहेंगे हमारे ब्रेन के उनमें रिवर्सिबल डैमेज होगा। और फिर उसके बाद नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मीनिंग होता है इरिवर्सिबल ब्रेन टिश्यू में डैमेज होगा, और जब टिश्यू में डैमेज होगा तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगी। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक और सीबीए। Now we will discuss about diagnostic evaluation to diagnose CVM, cerebral vascular accident। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कंप्यूटर टोमोग्राफी करेंगे, CSF कल्चर करेंगे, MRI, PET, पोजीशन इमेजन टोमोग्राफी, ये भी एक प्रकार का रेडियोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसके थ्रू डिजीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। हिस्ट्री कलेक्शन, एंजियोग्राफी, डायरेक्ट आर्टरी के अंदर विजुलाइज किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी की जाती है, जनरल ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन किए जाते हैं। These are the diagnostic evaluation to diagnose CBA। Management, मेडिकल मैनेजमेंट और क्लाइंट आफ्टर CBA इज डायरेक्टेड टूवर्ड। CBA के बाद हम इमीडिएट पेशेंटों को क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे? प्रिजर्विंग लाइफ, सबसे पहले पेशेंट की लाइफ को सेव करेंगे। रिड्यूसिंग इंट्राक्रैनियल प्रेशर, मिनिमाइजिंग रेसिडुअल डिफॉर्मिटी, प्रिवेंटिंग रीअकरेंस। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे? माइल्ड एनाल्जेसिक, फॉर एग्जांपल इबुप्रोफेन, पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक देंगे। स्टेरॉयड, एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स देंगे। एंटी इपिलेप्टिक्स, फॉर एग्जांपल फेनिटोइन, एपिलेप्सी को प्रिवेंट
एंटीसेप्टिक्स देंगे, एंटीकोगुलेंट्स देंगे टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड, फॉर एग्जाम्पल हेपारिन, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स फॉर इडेमा, फॉर एग्जाम्पल मैनिटोन, एंटीहाइपरटेंसिव एजेंट टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन, फॉर एग्जाम्पल वेरापेनिन. This is the pharmacological management to manage stroke or CVA. Now dietary management to manage stroke. फ्लूइड डाइट शुड बी गिवन बिकॉज पेशेंट इज अनेबल टू swallow प्रॉपर्ली. पेशेंट को फ्लूइड डाइट देंगे क्योंकि वह सॉल्व नहीं कर पाएगा किसी भी चीज़ को. सर्जिकल मैनेजमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द site of infection and on a particular cause. If intracranial pressure is more than 30 to 40 mmHg, then only surgery will performed. और ये जो रहता है साइट पर डिपेंड करता है और कॉज पर डिपेंड करता है कि हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना है कि नहीं. अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर 30 to 40 mmHg से ज़्यादा है तो फिर सर्जरी परफॉर्म किया जाता है. दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट टू मैनेज CVA और स्ट्रोक. सर्जरीज कौन कौन सी की जाती है? इवैक्यूएशन ऑफ हिमेटोमा. हिमेटोमा का मतलब जो क्लॉट रहेगा उसको बाहर निकालेंगे. एंड द सेकेंड वन इज द कैरोटिड आर्टेरियोटोमी, रिमूवल ऑफ अ मटेरियल ऑन इनसाइड ऑफ एन आर्टरी. आर्टरी में जिस भी मटेरियल की वजह से ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसे सर्जिकली रिमूव किया जाता है. दैट इज अ कार्डियक कैरोटिड इन आर्टेरियोटोमी. It is a surgical procedure used to reduce the risk of stroke by correcting stenosis in common carotid artery. जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी में स्टेनोसिस हुई है, मीन नैरोइंग हुई है, तो उसे सर्जिकली करेक्ट किया जाता है इसमें. these are the surgeries. Now we will discuss about nursing management to manage CVA or stroke. Give position to prevent contractures, use measures to relieve pressure, assist in maintaining good body alignment and prevent compression neuropathies. पेशेंट का बॉडी अलिग्मेंट मेंटेन करके रखना है. चेंज पोजीशन फ्रिक्वेंटली, प्लेस पेशेंट इन अ प्रोन पोजीशन फॉर 15 to 30 minutes सेवरल टाइम्स इन अ डे. पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना है. पेशेंट को प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करना है 15 से 30 मिनट के लिए दिन में कई बार. प्रोवाइड फुल रेंज ऑफ मोशन 4 to 5 times a day to maintain joint mobility. Regain motor control, prevent contractures in the paralyzed extremity, prevent further deterioration of the neuromuscular system and increase circulation. पेशेंट को RMO एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे 4 to 5 times एक दिन में 4 से 5 बार. रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट. इसके थ्रू जो जॉइंट की मोबिलिटी रहेगी वो मेंटेन रहेगी. स्टार्ट एन एक्टिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम व्हेन कॉन्शियसनेस रिटर्न. जब पेशेंट कॉन्शियस हो जाए तो रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए. नेवर लिफ्ट पेशेंट बाय द फ्लैशिंग शोल्डर और पुल ऑन द अफेक्टेड आर्म और शोल्डर. पेशेंट का जो शोल्डर अफेक्टेड हो, जो आर्म अफेक्टेड हो, उसको लिफ्ट नहीं करना है और ना ही उसको पुल करना है. वी शुड एलिविएट आर्म एंड हैंड टू प्रिवेंट डिपेंडेंट एडिमा ऑफ द हैंड. एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एजेंट एज अ नीडेड. हैंड और आर्म को एलिविएट करके रखना है जिससे कि एडिमा से प्रिवेंट किया जा सके. We should encourage personal hygiene activities as soon as the patient can sit up. Select suitable self-care activities that can be carried out with one hand. Provide emotional support and encouragement to prevent fatigue. पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और इंकरेज करेंगे जिससे कि फटीग ना लगे उसे और डिस्करेजमेंट. Nurse should consult with speech therapist to evaluate gag reflex, assist in teaching alternate swallowing techniques, advise patient to take smaller bolus of food and inform patient of food that are easier to swallow. Provide thicker liquid or pureed diet as indicated. Provide high fiber diet and adequate fluid intake 2 to 3 liters per day. Provide strong emotional support and understanding to relieve anxiety. These are all about CVA, cerebral vascular accident. Thank you.